नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिनको सुनकर ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इंश्योरेंस के बारे में। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा या और कुछ समझना है आपको, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसे डिस्कस करूँगी। अब हम इस वीडियो में कुछ और टॉपिक जो रिमेनिंग रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ स्पैन होती है, सबकी स्टेजेस होती है पूरी लाइफ की। जब हम जैसे जन्म लेते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आगे, तो इसकी जो फेज़ है वो फेज़ मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो फेज़ होता है वो स्टूडेंट फेज़ होता है। स्टूडेंट फेज़ मीन्स कि हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जब जन्म लिया है हमने तो वो 21 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, तो वो एक कहलाता है स्टूडेंट फेज़, क्योंकि उस टाइम तक हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, हम प्रॉपर जो हमारा फोकस होता है वो स्टडी में ही होता है, क्योंकि हमें आगे अपना करियर बनाना होता है। इसके बाद में जब स्टूडेंट फेज़ होता है, उसके बाद में हमारा आता है वर्किंग फेज़, यानी अब हम करियर पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट थे, अब हमें करियर बनाना है, आगे अर्निंग स्टार्ट करनी है, वर्किंग पे जाना है, तो हम वर्किंग फेज़ में आ जाते हैं। मतलब या तो हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन लेंगे, कुछ भी जो हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हम वो करते हैं, तो वो कहलाती है वर्किंग स्टेज। मतलब हम वहाँ से अब वर्किंग स्टार्ट करेंगे, अब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो प्रोफेशन में अगर हम जाना चाहें, सीए बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, वॉटेवर जो भी, या फिर प्रोफेशन में ना जाकर अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो हमें जॉब सर्च करनी होगी, क्योंकि हमारी क्वालिफ़िकेशन एक तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है 21 ईयर्स तक। उसके बाद में हमें वर्किंग स्टार्ट करनी होती है, तो वो हम सर्च करने लग जाते हैं। अगर जॉब सर्च करें, अच्छी जॉब मिलती है तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और साथ में अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे जॉब पे नहीं करना चाहते, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हम किस तरह का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, तो हम उस तरफ मोल्ड हो जाते हैं। वो हमारा कहलाता है वर्किंग फेज़। वो फेज़ कब से कब तक होता है? वो 21 ईयर्स, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 21 ईयर्स से स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हमारी क्वालिफ़िकेशन ख़त्म होती है तब से, और कब तक रहता है? चलता ही रहता है वर्किंग फेज़। तो क्योंकि वर्किंग फेज़ मतलब धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और आप और वर्किंग फेज़ में आते जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग आपने अब कर दी है। अब क्या है, 21 ईयर्स से या फिर उसके बाद से जब भी आपका वर्किंग स्टार्ट होती है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मीन्स मैरिज हो जाती है, कोई एक्स पर्सन है, उसकी स्टडी कंप्लीट हुई, उसने अब जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के बाद में जब उसकी अच्छी जॉब हो गई, अब उसकी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो 25 से लेकर 30 के बीच में पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी मैरिज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये स्टेज जो होती है 25 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में मैरिज हो जानी चाहिए। अब जैसे मैरिज हो गई, इसके बाद में क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, मतलब आपके साथ में एक जना ऐड हो गया, वाइफ ऐड हो गई। अब आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही, अब उसके साथ में पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसके साथ में अब वाइफ की और ऐड हो गई। मतलब अब उसके उसके बारे में भी हमें सोचना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स बाद में फिर चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब एक स्टेज हो गई स्टूडेंट फेज, एक हो गई वर्किंग फेज। वर्किंग फेज के बाद में जब शादी हो गई तो मीन्स विथ वाइफ, वाइफ के बाद में बच्चे हो गए तो विथ चिल्ड्रन। इसके बाद में फिर बच्चों की पढ़ाई, उनके भी, क्योंकि आजकल आपको पता है स्टडी इंडिया में बहुत महंगी है, तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चे किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों की पढ़ाई हो गई, फिर बच्चों के करियर, फिर मैरिज। जो स्टेज आपकी थी वही स्टेज अब बच्चे की आएगी, तो वो भी सेटलमेंट कराना एक माता पिता का ही फ़र्ज़ होता है। तो उसमें क्या होगा, अब बच्चे बड़े होते जाएंगे तो एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन के बाद में हायर एजुकेशन लेंगे, हायर एजुकेशन के बाद में फिर करियर और बिजनेस या उसका ऑक्यूपेशन, बिजनेस या जो भी वो
मैरिज वगैरह है जो भी है, मतलब करियर तो साथ में होगा ही मेन ऑप्शन, उसके साथ में उसके साइमल्टेनियसली वो भी देखना पड़ता है पेरेंट्स को आजकल कि अब इनके लिए लड़की ढूंढो लड़का ढूंढो, अब इनकी मैरिज कर दो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे एक हो गई स्टूडेंट फेज़, एक हो गया वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ एक्स पर्सन की अब क्या हो गई, बच्चे बढ़ गए, बच्चे की हायर स्टडी वो भी एक फ़ेज़ हो गया, हायर स्टडी के बाद में उनकी मैरिज वो भी एक फ़ेज़ हो गया। अब मैरिज हो गई तो चलो बच्चे क्या है ना, उनके बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, बच्चों की जॉब भी लग गई है, मैरिज भी हो गई है, ठीक है वो अपना देखेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, हमें हर स्टेज में देखना पड़ता है बच्चों को। और इसके साथ में अब अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो अपने आगे के लिए हाई एज के लिए, हायर जो उसकी एज अब बढ़ती जा रही है उसके लिए वो रिटायरमेंट प्लान करे। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हाँ मिलेगी पेंशन, बट आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है, पेंशन का मॉड्यूल ही धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो अब पेंशन के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद में, जब 60 ईयर्स 65 ईयर्स हो जाएंगे तो उसके बाद में वो वर्किंग पे कैसे रहेंगे, क्योंकि इस स्टेज के बाद में वर्किंग होगी नहीं तो हमें एक इनकम चाहिए होगी जो बिना वर्किंग के हमारी इनकम चलती रहेगी। तो ये जो पूरी लाइफ स्टेजेस है, स्टूडेंट फेज़, वर्किंग फेज़, वर्किंग के बाद में फिर विथ वाइफ, फिर विथ चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन, उनका करियर, उनकी मैरिज, फिर उसके बाद अपने लिए रिटायरमेंट, तो ये पूरा एक लाइफ स्टेज है, वो हर इंसान की लाइफ में सेम रहता है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा कोई भी इसमें है नहीं ऑप्शन, या ऐसा कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है कि जिसको हम स्किप कर दें। सबके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, सबके लिए इंश्योरेंस में प्लान बनाए हुए हैं, एक से एक प्लान बनाए हुए हैं। हर कंपनी के अपने अपने प्लान है, किसी का चिल्ड्रन प्लान अच्छा है, किसी का रिटायरमेंट प्लान अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, मतलब सब अच्छे हैं। सेविंग प्लान है किसी के एंडोमेंट प्लान्स हैं, तो वो सारे चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई लाइफ स्टेजेस। इनसे भी एक तो टॉपिक आते हैं कि लाइफ स्टेजेस जैसे होती है तो रिटायरमेंट प्लान में, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह कैसे बढ़ जाती हैं, और अपने लिए हमें क्या करना होता है, अपने लिए हमें पैसा वगैरह इकट्ठा करके रखना है, एक्यूमुलेट करके रखना है फंड को, वो कहलाती है रिटायरमेंट स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स का नाम होता है, उनके करंट अकाउंट होते हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो ये उनके प्रोडक्ट्स हुए, ये उनके प्लान हुए। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे यहाँ के लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं प्लान्स, कहते हैं प्लान्स। तो कौन कौन से प्लान होते हैं, कई तरह के प्लान होते हैं। मैं तो मेन टॉपिक अभी डिस्कस कर रही हूँ IRDA के लिए, क्योंकि हम लोग मेन फोकस अभी यही कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका पेपर होगा, पेपर के बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा, लाइसेंसिंग होगी, उसके बाद के हमारे टॉपिक्स अलग होंगे। तो जब तक हमें पेपर देना है तो पेपर के पहले के हम मेन रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टर्म इंश्योरेंस, सबसे पहला प्लान जो होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस, मतलब अवधि बीमा। अवधि बीमा मतलब जितना भी लाइफ के लिए, मतलब जितने भी ईयर्स के लिए आपने अवधि बीमा लिया है, टर्म इंश्योरेंस, उसका मतलब ही यही होता है कि उसके बीच में डेथ होनी है तो ही पैसा मिलेगा। जैसे हमने ले लिया है, अभी 30 ईयर्स के हैं और हमने ले लिया है 70 ईयर्स तक का प्लान, मतलब 40 साल के लिए प्लान ले लिया है, तो 70 ईयर्स के अंदर अंदर अगर डेथ होती है तो पैसा मिल जाएगा नॉमिनी को। इनकेस अगर डेथ नहीं होगी तो कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, वो कहलाते हैं टर्म प्लान। नेक्स्ट है प्योर एंडोमेंट प्लान। प्योर एंडोमेंट कौन से होते हैं, प्योर एंडोमेंट ये होते हैं, ठीक इसके अपोजिट होते हैं टर्म प्लान के। टर्म प्लान में मृत्यु पे पैसा मिलता है और इसमें क्या है, जीवित रहने पे पैसा मिलता है। मतलब टर्म प्लान जो है वो डेथ बेनिफिट देता है, और प्योर एंडोमेंट प्लान, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध बंदोबस्ती प्लान, ये हमें क्या देता है, ये हमें मैच्योरिटी बेनिफिट देता है, मतलब जीवित रहने के लिए पैसा देता है। मतलब अगर 20 साल की हमने पॉलिसी ली है तो 20 साल के अंदर अंदर अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो 20वें साल हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। टर्म प्लान हो गया, प्योर एंडोमेंट हो गया, यानी टर्म प्लान डेथ बेनिफिट देगा और ये मैच्योरिटी बेनिफिट देगा।
अब इन दोनों को मिक्स करके जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो कहलाते हैं एंडोमेंट प्लान। यानी आजकल जो भी कंपनी में सेल हो रहे हैं, जितनी भी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो सारे एंडोमेंट प्लान्स हैं। एंडोमेंट प्लान मीन्स कि उसमें टर्म प्लान और प्योर एंडोमेंट का मिक्सचर है। मतलब वो डेथ बेनिफिट भी देंगे और मैं आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी देंगे, दोनों बेनिफिट देंगे। वो कहलाते हैं एंडोमेंट प्लान। और इनके जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 30 साल का हमने कोई भी प्लान लिया है, 30 साल के हैं और 30 साल का प्लान लिया है। उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। जो भी फंड के लिए आपने जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका, वो मिल जाएगा नॉमिनी को। इन केस अगर कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो जो मेच्योरिटी होगी 30वें साल, यानी जब वो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो उसकी पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाएगी, तब पैसा मिल जाएगा। वो कहलाता है एंडोमेंट प्लान या बंदोबस्ती प्लान। तो आजकल ज़्यादातर बंदोबस्ती और टर्म प्लान ये बहुत ज़्यादा है, हर कंपनी में है और सेल भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी बैक पॉलिसीज़। मतलब मनी बैक, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, मनी बैक, जो भी पैसा है वो मनी बैक आता जाता है। मतलब पैसा वापस आ जाएगा जो भी आप प्रीमियम दोगे। और पॉलिसी, अगर मनी बैक पॉलिसी आपने ले रखी है और प्रीमियम आप दे रहे हो, तो उसमें कुछ टाइम के बाद में, या जो भी उनकी टर्म्स होते हैं कि हाँ आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो आप फर्स्ट ईयर से पैसा देना शुरू करो, 5वें साल आप कुछ मुश्त राशि फिर ले लो, फिर 10वें साल ले लो, फिर 15वें साल ले लो, और 20वें साल जो भी पैसा बचा हुआ है वो आप ले लो। वो कहलाता है मनी बैक पॉलिसी की मनी आपकी धीरे धीरे बैक होती जा रही है। इसमें दोनों ही बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी होते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट भी होते हैं। मतलब मृत्यु दावा भी होता है और परिपक्वता दावा भी होता है। मैच्योरिटी को परिपक्वता बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान का मतलब ये होता है कि हमने पूरी आजीवन के लिए लिया है। वैसे आजकल ज़्यादातर होल लाइफ प्लान होते नहीं हैं, लेकिन होल लाइफ प्लान में मेन जो होते हैं वो टर्म प्लान ही होते हैं कि हमने जीवन के लिए बीमा करा लिया है और पॉलिसी चलती रहेगी हमारी। इनकेस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो पैसा मिल जाएगा, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा। तो ये कहलाते हैं होल लाइफ प्लान। ये ज़्यादातर टर्म प्लान के जैसे ही होते हैं, टर्म प्लान में भी। लेकिन टर्म प्लान में क्या है, मैच्योरिटी नहीं मिलती है और इसमें मिलती है। यूलिप प्लान कौन से होते हैं? यूलिप होते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी यूलिप। यूलिप जनरली क्या होते हैं, ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करते हैं। शेयर मार्केट में NAV का नाम आपने सुना होगा, नेट एसेट वैल्यू। जो भी आपके एसेट की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करते हैं। आपने जो भी पैसा लगाया है उसमें कितनी यूनिट्स परचेज हुई हैं उस पर डिपेंड करता है, वो कहलाता है यूनिट। शेयर मार्केट बढ़ेगी तो आपके फंड के पैसे भी बढ़ेंगे, शेयर मार्केट घटेगी तो आपके फंड के पैसे भी घटेंगे। तो इस तरह यूलिप वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंशन प्लान। यूलिप मैंने डिस्कस कर दिया कि शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है, इससे भी आते हैं कुछ टॉपिक आते हैं। अच्छा, यूलिप जो होता है वो भी दोनों बेनिफिट देता है, डेथ बेनिफिट भी देता है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है। इनकेस लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे डेथ हुई है तो पैसा मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। मान लेते हैं हमने 20 साल की पॉलिसी ली थी और 7वें साल पे जाके डेथ हो जाती है, तो फिर 7वें साल जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो जो भी पैसा हायर है वो मिलेगा। जैसे कि आपकी जो भी फंड वैल्यू बन रही है उस टाइम, जो भी आपकी फंड वैल्यू बन रही है और सम एश्योर्ड, जो दोनों में से जो भी चीज़ हाई होती है वो दे दी जाती है। फंड वैल्यू मतलब एक होती है करंट वैल्यू, एक होती है फंड वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब जो भी पैसा आपने लगाया है उसकी, करंट वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जैसे कि जो भी पैसा आपने लगाया है वो। और दूसरी होती है फंड वैल्यू, मतलब जो पैसा आपने लगाया हो तो उसमें फंड और कितना बढ़ के मिल रहा है, वो कहलाती है फंड वैल्यू। तो फंड वैल्यू देखी जाती है इसमें। दूसरा हम फंड वैल्यू और सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा होती है वो मिल जाती है नॉमिनी को। अगर सम एश्योर्ड है 3 लाख का और उसकी फंड वैल्यू बन रही है 5.5 लाख, तो 5.5 लाख रुपए मिल जाएंगे नॉमिनी को डेथ पे।
और मेच्योरिटी तो आप ले ही सकते हो। और इसमें एक चीज़ और अच्छी होती है कि इसमें आप 5वें साल पैसा, मतलब 5 साल तक अगर आपने पैसा दे दिया, इसमें 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल तक का पैसा निकाल नहीं सकते। ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, दोनों चीज़ें। अच्छी चीज़ इसलिए है कि 5वें साल अगर आप पैसा निकालोगे, छठे साल, तो वो पैसा बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। आज से अगर 5 साल के बाद में भी आप पैसा कहीं भी लगाओगे तो वो आपको बढ़ के ही मिलता है। 5 साल के लिए अगर आप किसी पैसे को लगा के भूल जाओगे तो कहीं पे भी। और वही ये 5 साल लगाना, लॉक इन पीरियड, ये लॉस कैसे है? लॉस ऐसे है कि लॉक इन पीरियड है, उससे बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। पैसा निकालोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो आपने लगाया है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए यूलिप पॉलिसीज़ जो होती हैं वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी ने पैसा बहुत कम लगाया है और उसको दुगना तिगुना मिल जा रहा है 10 साल में, 20 साल में। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक के लिए पैसे को छोड़ दिया है और कितने पैसे ग्रो कर रहा है शेयर मार्केट में, कितना पैसा ग्रोथ में है। तो ये कहलाते हैं यूलिप पॉलिसीज़। नेक्स्ट होते हैं पेंशन प्लान। जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं ना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? हम प्रीमियम देते हैं, किस्तें देते हैं और हमें एक मुश्त राशि दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो जो हम प्रीमियम दे रहे हैं वो किस्तें हैं, वो हम दे रहे हैं, और मुश्त राशि जो हमें कंपनी दे रही है वो कहला रही है सम एश्योर्ड। ठीक इसका अपोजिट होता है पेंशन प्लान। एक मुश्त राशि हमें कंपनी को देनी होती है कि भैया हम रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, हम पेंशन प्लान चाहते हैं, आप एक मुश्त राशि लो और इसका पैसा आप हमें देते रहो महीने के महीने। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको तो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, लेकिन जो प्राइवेट में है, जो बिज़नेस में है, जो प्रोफेशन में है, उनको कोई रिटायरमेंट की बेनिफिट नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, रिटायरमेंट की बेनिफिट चाहिए तो आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए और वहाँ जाकर आप कोई भी रिटायरमेंट प्लान ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपने एक बहुत बड़ी राशि, एक मुश्त राशि कंपनी को आप देंगे और कंपनी उसके बिहाफ पे आपको क्या देगी, छोटी छोटी किस्तों में आपको पैसा देना शुरू कर देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस का अपोजिट होता है। तो छोटे छोटे किस्तों में जो पैसा देगी उससे आपके खर्च चलते रहेंगे। वो क्या होता है, जनरली जो भी पैसा आपने 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अगर आपने कंपनी को दिए हैं, तो कंपनी आपको जो किस्त दे रही है वो उस पर ब्याज दे रही होती है एक्चुअली। कि मान लो 20 लाख रुपए हमने दिए हैं कंपनी को और कंपनी हमें लौटा के उस पर जो ब्याज है वो दे रही होती है। पर पेंशन प्लान की जो भी ब्याज होती है ना, वो जो भी पैसा आता है पेंशन प्लान से वो टैक्सेबल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो भी पैसा आपने एक मुश्त राशि कंपनी को दी है, अब बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या उस पैसे को आप निकाल सकते हो? हाँ, आप उस पैसे को निकाल सकते हो। कितने पैसे को निकाल सकते हो? आप 1/3 अमाउंट निकाल सकते हो उसमें से। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 21 लाख रुपए आपने कंपनी को दिए। 21 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 1/3 से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हमने 21 लाख रुपए कंपनी को दे दिए कि आप ये लीजिए और मुझे पेंशन प्लान दे दीजिए। और कंपनी ने क्या किया, महीने की, आप इसमें भी चाहें तो कोई भी किस्त के रूप में ले सकते हैं। महीने की ले लीजिए, 6 महीने की ले लीजिए, तिमाही ले लीजिए, सालाना ले लीजिए, कोई सी भी। तो आपने महीने की किस्त उसकी बांध दी, वो महीने के महीने आपको पेंशन आती जा रही है। अब अचानक आपको 1 साल के बाद में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस केस में क्या होगा, हमने कंपनी को बोला कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप कुछ हमें रिफ़ंड कर दीजिए। तो जो पैसा आपने जमा किया है उसका 1/3 अमाउंट आप निकाल पाओगे। यानी 21 लाख आपने जमा किया तो 21 लाख का 1/3 होता है 7 लाख। 7 लाख रुपीज़ कंपनी आपको निकाल के दे देगी। 14 लाख वो पैसे नहीं निकलते हैं। तो जो पैसा आप निकाल रहे हो ना 1/3, ये क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। 1/3 जो पैसा आप निकाल रहे हो वो कहलाता है कम्यूटेशन। स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, COMMUTATION, कम्यूटेशन। मतलब आपने जो भी पैसा दिया वो थोड़ा सा पैसा उसमें से 1/3 अमाउंट निकाल लिया, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो वो कहलाता है कम्यूटेशन। पर जो 2/3 पैसा कंपनी के पास में है वो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने वो पैसा पेंशन में लगा चुके हो।
अब कंपनी क्या करेगी, 1/3 पैसा तो आपने निकाल लिया, तो नेचुरल सी बात है कि पेंशन क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। मतलब जो आपने जो भी पैसा दिया था उस पर जो आपको ब्याज मिल रही थी वो कम हो जाएगी। फिर आपको अगर पैसे की ज़रूरत ना हो और फ्यूचर में आपको लगता है कि हाँ मुझे पैसे अभी मेरे पास आ गए हैं, अब मैं दोबारा दे दूँ, तो आप दोबारा जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए पेंशन प्लान। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, मेच्योरिटी, तो आप मेच्योरिटी बेनिफिट आप क्या लोगे, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें डेथ बेनिफिट होती है कि इनकेस अगर डेथ हो गई तो बच्चे को पत्नी को पैसा मिल जाता है, और इनकेस पति पत्नी दोनों की डेथ हो गई तो बच्चे को पैसा मिल जाता है, जो पैसा बचा हुआ है। मतलब जो आपने पेंशन में एक मुश्त राशि कंपनी को दी थी, 21 लाख रुपए दिए थे, और अगर आपने बीच में पैसा नहीं निकाला है तो उस पर ब्याज जो आप खा रहे थे, वो 21 लाख जो बचे हैं वो पैसा पत्नी को मिल जाएगा, और अगर दोनों की डेथ हो जा रही तो बच्चे को मिल जाएगा। मतलब वो पैसा आपका एज इट इज़ पड़ा रहता है, वैसे के वैसे ही। तो पेंशन प्लान भी अच्छे प्लान्स होते हैं। 60 साल से कोई ज़्यादा है तो आप उसके लिए पेंशन प्लान ले सकते हो, क्योंकि आजकल पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर में भी बंद हो गई हैं और कहीं तो मिलती भी नहीं है, ना प्राइवेट में मिलेगी ना और किसी में मिलेगी। आप ऐसे भी ले सकते हो पेंशन प्लान डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ होती हैं कि हिंदी में इसे कहते हैं सहभागिता बीमा प्लान पॉलिसीज़। मतलब सहभागिता से आपको समझ में आ रहा है, सहभागी किस चीज़ में सहभागी? ये सहभागी करती हैं कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में। कंपनी को इनकेस कोई प्रॉफिट हुआ है, हर साल कंपनी अपना देखती है ना प्रॉफिट शेयरिंग कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं, तो परसेंटेज बांटती है अपने होल्डर्स को, अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो वो कैसे बांटती है? वो बोनस के रूप में बांटती है। बोनस दे देगी आपको। आपने सुना होगा जैसे पॉलिसी पे बोनस मिल रहे हैं, ये किसी किसी पॉलिसी पे बोनस होते हैं, बोनस प्लान्स होते हैं, वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसमें बोनस दिए जाते हैं। यानी वो प्लान जो कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं सहभागिता या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़। ठीक इसका अपोजिट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो नहीं होते हैं। मतलब पार्टिसिपेटिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हो सकता है इस साल अच्छा हुआ हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है नहीं हुआ हो। तो नेचुरल सी बात है कि कभी ज़्यादा कभी कम बोनस पॉलिसी होल्डर्स को मिलते रहते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? जिसमें बोनस नहीं मिलते, जो प्लान फिक्स्ड होते हैं, जो मार्केट में प्लान्स जो बिल्कुल फिक्स चल रहे हैं। मतलब एक पैसा ना बढ़ के मिलेगा ना कम होके मिलेगा, जो पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा है वही मिलेगा। यानी वो पार्टिसिपेटिंग प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान वो होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। बिल्कुल भी आपको फर्स्ट टाइम जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाओगे तभी आपको बता दिए जाएंगे कि ये हमारे यहाँ जो है वो गारंटेड प्लान है। उन्हें गारंटेड प्लान बोलते हैं कि गारंटी दी जाती है कि उसमें जितना पैसा लिखा है उतना ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। और पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ वो होती हैं उसमें लिखा नहीं रहेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, उसमें परसेंटेज लिखी होती है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट तक आपको बोनस दिया जाएगा। 4%, 8% ऐसे ही दिया जाता है बोनस। तो डिपेंड करता है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो 8% बोनस मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो 4% मिलेगा। वो कहलाती हैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़। और जिसमें बोनस नहीं मिलता है, यानी जिसमें बोनस मिलता है वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ और नॉन गारंटेड प्लान भी बोलते हैं कि उसमें गारंटी नहीं है कितना मिलेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग जो होती हैं वो गारंटी वाली होती हैं, उसमें पता रहता है कि फर्स्ट डे से ही आपको पता रहेगा कि ये एंड क्या मिलेगा। तो ये कहलाती हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनस। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, बोनस क्या होता है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, पार्टिसिपेटिंग प्लान में ही मिलता है, सहभागी पॉलिसीज़ में ही बोनस दिया जाता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने बोनस बांट दिया। तो वो बोनस दो तरह से होते हैं, रिवाइजनरी और टर्मिनल। रिवाइजनरी होता है कि हमें मतलब फ़िक्स नहीं होता है, कितने भी मिल सकते हैं। और टर्मिनल वो होता है कि साल में एक बार मिलना है, लेकिन वो भी फिक्स नहीं होता है। रिवाइजनरी पता रहता है हमें कि हाँ मिलेगा, टर्मिनल का पता नहीं रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ बेनिफिट, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा होता है। लेकिन ये जीवन बीमा के अंडर में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा ये जनरल इंश्योरेंस में आता है कि क्योंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो मैंने आगे डिस्कस किया था, इंडेमनिटी, वो इसमें लागू होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। कैसे कि इन केस हेल्थ मतलब आपकी अगर स्वास्थ्य इन केस कोई दिक्कत हो गई और क्लेम आ जाता है तो पैसा मिल जाता है, आपकी पॉलिसी वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन हर साल क्या होता है, इसका रिन्यूअल जाता रहता है, बट हर साल ये रिन्यू होती रहती है, पॉलिसी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। वो कहलाती है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, बाइक की पॉलिसी है, आपने ले रखी है, हर साल आपको रिन्यू करानी होगी। ऐसा नहीं है, इसमें कोई टर्म नहीं होता कि आपकी 20 साल तक चलेगी, 25 साल तक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर साल होती है, 1 साल की होती है हेल्थ पॉलिसीज़। जितनी भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो सब 1 ईयर की होती हैं बस। तो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा दो तरह से, हम इसमें ना 2 टॉपिक हैं, एक इन पेशेंट और एक आउट पेशेंट। इसका मतलब क्या होता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट? इन पेशेंट मतलब जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आकर इलाज करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा भर्ती होना कंपलसरी होता है, वो कहलाते हैं इन पेशेंट। 2 तरह के ही होते हैं पेशेंट, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। आउट पेशेंट कौन से होते हैं कि जो आ तो रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और चले जा रहे हैं, वो कहलाते हैं आउट पेशेंट। तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ मेन जो देखा जाता है वो इन पेशेंट में देखा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाते हैं, ये कहलाता है इन पेशेंट। अब 2 तरह से हम अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। कैसे कैसे करवा सकते हैं? या तो कैशलेस बेनिफिट के थ्रू या रीइम्बर्समेंट बेनिफिट के थ्रू। अब क्या होता है ये कैशलेस और रीइम्बर्समेंट? कैशलेस ये होता है कि जैसे आपने किसी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है किसी कंपनी से, और कंपनी ने बोला कि हम आपको कैशलेस फैसिलिटी देंगे, मतलब आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एटीएम कार्ड होता है, ऐसे कंपनी आपको एक कार्ड दे देगी और आप वहाँ जाइए, इलाज करवा लीजिए, आपका फ्री में इलाज हो जाएगा उस कार्ड के थ्रू। कोई भी केस में, एक्सीडेंट अगर हो गया उस केस में, आपको कोई ऑपरेट वगैरह कराना है उस केस में, किसी भी केस में 24 घंटे से ज़्यादा भर्ती होना बस कंपलसरी होता है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा काम करता है। तो एटीएम दिखाया आपने, एटीएम के जैसे कार्ड होता है वो दिखाया और आपका इलाज शुरू हो गया, और उसमें फिर कुछ होता नहीं है, उस जो आपका कार्ड होता है उसमें से ही पेमेंट वगैरह कट जाता है, पैसा पहुंच जाता है। ये तो हो गया कैशलेस बेनिफिट। रीइम्बर्समेंट बेनिफिट क्या होता है कि आप वो गए, वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है। नेटवर्क हॉस्पिटल मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल उस कंपनी के अंडर में टाई अप किए हुए हैं, कंपनी एक लिस्ट देती है कस्टमर को, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने आता है तो एक लिस्ट देती है कि ये हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, आप इनमें इलाज करा लीजिए तो हम आपको कैशलेस बेनिफिट देंगे, अगर आप इनमें नहीं कराते हैं तो हम आपको रीइम्बर्समेंट बेनिफिट देंगे। कैशलेस मतलब आप ये कार्ड ले जाइए और इलाज करवा लीजिए, और अगर नहीं है वो नेटवर्क हॉस्पिटल तो हमें क्या करना होगा, इलाज तो हमें करवाना है, तो हम जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में, अपना इलाज स्टार्ट करवा देंगे और वहाँ जो भी पैसा लगेगा वो हम अपनी पॉकेट से देते रहेंगे 2 दिन 5 दिन जितने भी दिन का हमारा इलाज का बना है खर्चा, वो सब हमें अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके सारे बिल्स हमें ध्यान से समझ के और अपने साथ रखने होंगे, वो सारे बिल्स लेकर आने हैं, फिर हमें कंपनी को देने हैं, टीपीए को देने होते हैं। टीपीए कौन होता है अभी डिस्कस करेंगे। टीपीए को देने होते हैं। टीपीए क्या करता है, उन सबको वेरीफाई करता है, जेन्युइन केस निकलता है, जो भी पैसा होता है वो कंपनी को बताता है, कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी ये तो हो गया रीइम्बर्समेंट बेनिफिट। कैशलेस डिस्कस हो गया, रीइम्बर्समेंट भी हो गया। अब टीपीए क्या होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये थर्ड पार्टी का होता है। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग टीपीए होता है।
थर्ड पार्टी के जैसे काम करता है। थर्ड पार्टी कैसे हुई, एक तो हो गया कस्टमर, एक हो गया कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी मतलब तीसरी पार्टी, लेकिन बिल्स वगैरह सब उसी के पास में जाएंगे, सब जेन्युइन वगैरह वो सब चीज़ देखेगा, सब वही करता है, सर्विसेज वो अच्छी देता है टीपीए। तभी वो टीपीए बोलता है कि आप हमारी कंपनी पे आइए और आप हमारी कंपनी से इलाज करवाइए और आप सर्विसेज लीजिए अच्छी से अच्छी। तो टीपीए का ये भी फ़र्क होता है कि इन केस अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली तो आप कंप्लेन कर दीजिए, कंप्लेन करते ही टीपीए उस पर एक्शन ले लेगा। तो ये टीपीए का फ़र्क होता है। मैंने यहाँ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, रीइंबर्समेंट फैसिलिटी, कैशलेस फैसिलिटी और टीपीए। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। जैसे आप फ़ोन वगैरह, हम किसी की सर्विस से खुश नहीं है, वही जैसे टीपीए कि हम सर्विस से खुश नहीं है तो हम पोर्ट करवा ले रहे हैं अपना, उस कंपनी को छोड़ के हम दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे अभी हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ में अगर हम आइडिया से खुश नहीं है तो हमने जियो में पोर्ट करवा लिया, किसी और कंपनी में पोर्ट करवा लिया जिससे हम सेटिस्फाई हैं, तो वो कहलाता है पोर्टेबिलिटी। वैसे ही हम हेल्थ पॉलिसीज़ भी करा सकते हैं, बस 1 साल तक हमें उस कंपनी में चलानी होती है। जब नेक्स्ट ईयर आता है, रिन्यूअल का टाइम आता है, तब हम उस पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर क्या होता है, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 2 तरह से दे सकते हैं, या तो वो अपने लिए खुद के लिए ले यानी इंडिविजुअल, या फिर वो फैमिली फ्लोटर प्लान ले। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में फैमिली फ्लोटर प्लान ही चलते हैं, और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान के अंतर्गत कौन कौन कवर होता है, कौन कौन कवर होता है। तो जनरली कौन कौन कवर होता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस यही कवर होते हैं। पर आजकल कंपनी क्या है, एक से एक प्लान्स निकाल रही हैं कि नहीं मेरे कंपनी के प्लान अच्छे हैं, मेरे कंपनी के प्लान अच्छे हैं। तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने ये भी स्टार्ट कर दिया है कि हम कैसे कवर देंगे, हस्बैंड वाइफ को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे, या हस्बैंड वाइफ के मम्मी डैडी को भी देंगे और सास ससुर को भी देंगे। तो आप पता चल रहा होगा कि कितने लोगों का कवर हो गया एक तरह से, हस्बैंड वाइफ, फिर उनके बच्चे 4, हस्बैंड वाइफ के माता पिता 6, और लड़की के माता पिता, वाइफ के माता पिता, तो सास ससुर, वो हो गए 8। यानी आजकल हर एक कंपनी में अलग अलग फैमिली फ्लोटर प्लान चल रहे हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि कौन कौन कवर होता है, तो आपको टिक करना है मम्मी मम्मी पापा और बच्चे, यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चे। एक ही पॉलिसी में आप कवर कर सकते हो, प्रीमियम एक ही का जाएगा और चारों जन कवर होंगे। चारों जन को अगर कुछ हो जाता है पूरे 1 साल के अंतर्गत, तो जो भी लगेगा खर्चा वो कंपनी देगी, चाहे वो हस्बैंड को हो, चाहे वो वाइफ को हो, चाहे वो बच्चों को हो। 24 घंटे से ज़्यादा भर्ती होना कंपलसरी है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब हम ग्रुप में हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अरे मैं तो इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा तो कंपनी ने ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, वो कहलाता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें प्रीमियम कौन देता है, प्रीमियम कंपनी देती है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं कई कंपनीज, तो इतने का बीमा करवा रखा है, जैसे 2 लाख का बीमा हो रखा है। ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती ही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इन केस कोई मिसहैपनिंग हो गई या मैटरनिटी की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम वहाँ से रीइंबर्समेंट या कैशलेस फैसिलिटी दोनों में से किसी के भी थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें कौन कौन कवर हो जाता है, जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के करवाया है तो एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर्स भी कवर होते हैं उसमें, लेकिन वही होंगे हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस और कोई नहीं होगा। और उनके माता पिता भी, जैसे हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और हस्बैंड वाइफ के माता पिता, सास ससुर कवर नहीं होंगे। तो ये कहलाता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस।